पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो धोखा हुआ, पहले एक गाजीपुर का नाम आया, उसका हेलीकॉप्टर मालूम नहीं किस वजह से नहीं उड़ पाया, और फिर गोरखपुर का नाम आया और गोरखपुर से एक हिटलर की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। आभास हम लोगों को, जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग, चाहे वो एमएलए थे या मंत्री थे, उन्हें हो गया था। हमने नेता हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और आज इन्होंने जो काम किया उससे सहारनपुर से लेकर बरेली और उत्तर प्रदेश का तो ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो हिला नहीं होगा, और बीजेपी की दिल्ली की जो नींद है वह भी हिल गई है। क्यों? आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म सिंह सैनी जी। धन्यवाद जी। जमीनी नेता हैं और आपने जमीन जिस तरीके से हिलाई है बीजेपी की, मतलब नींद जिस तरीके से उड़ाई है, आपको क्या लगता है इस बार 2022 का जो चुनाव होगा, जो लोग आपके साथ तमाम और जो छोड़ के आए हैं उस पर तो बीजेपी का विशेष फोकस होगा कि इन लोगों को घेरना है? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों ने, पिछड़ों ने, विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने केशव मौर्य के नाम पर, के केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेगा, इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। लेकिन 17 में पूरे पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो धोखा हुआ, पहले एक गाजीपुर का नाम आया, उसका हेलीकॉप्टर मालूम नहीं किस वजह से नहीं उड़ पाया, और फिर गोरखपुर का नाम आया और गोरखपुर से एक हिटलर की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी केवल एक ही सोच थी कि दलित पिछड़ों को जितने बुरी तरीके से रगड़ा जा सकता है, जितना उनके शासनकाल में उन पर अत्याचार या उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान किया जाए, उतना करने का उन्होंने प्रयास किया। ये आभास हम लोगों को, जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग, चाहे वो एमएलए थे या मंत्री थे, उन्हें हो गया था। हमने कई प्लेटफार्म से कई बार प्रदेश संगठन नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को हमने इस बात के लिए आभास कराया, उन्हें बताया कि इस तरह के हमारे समाज का मतलब वर्ग के लोगों के साथ उनकी उपेक्षा हो रही है, इसमें कुछ सुधार किया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी तरीके से अनसुनी करके उस मामले को दबा दिया गया। फिर आपको मालूम हो, 2 वर्ष पहले पूरी विधानसभा में दलित और पिछड़े वर्ग के विधायकों ने, अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों ने सदन में धरना दिया सरकार के खिलाफ और कहा कि ये जो दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय और उसकी उपेक्षा हो रही है, इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। हमारे नेताओं ने कई बार कई प्लेटफार्म पर बात रखी, लेकिन उसमें सुधार नहीं है। अगर नहीं इसमें सुधार होगा तो हम सरकार गिरा देंगे, यहाँ तक की भी धमकियाँ दी गई थी। लेकिन क्योंकि सरकार बहुमत की सरकार थी और प्रचंड बहुमत की सरकार दलितों पिछड़ों ने बनाई थी, उस घमंडी सरकार ने उन विधायकों को, मंत्रियों को बुला करके जिस तरीके से अपमानित
किया गया, डराया और धमकाया गया, बिल्डोजर और जेल जाने की धमकियां दी गई, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। फिर एक आपस में बैठ कर के बैठक हुई, मीटिंग हुई उन लोगों में कि इसका क्या हल है, किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करी जाए। तय ये हुआ कि इस सरकार के सामने, इस घमंडी सरकार के सामने किसी भी सूरत में अपनी आवाज़ हम बुलंद नहीं कर सकते, और हम और 2 वर्ष अपने वर्ग के लोगों का शोषण सहेंगे, अपना शोषण सहेंगे, लेकिन समय आने पर हम सही निर्णय लेने का काम करेंगे। अब वो समय आया, हम लोगों ने तय किया था, उसी तय समय के अनुसार हमने सबने निर्णय लिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, दारा सिंह चौहान ने, मैंने, हमारे अन्य विधायकों ने, और अभी बहुत से मंत्री और विधायक ऐसे हैं कि जो निर्णय आहिस्ता आहिस्ता कल परसों तरसों 20 जनवरी तक लगातार लेते रहेंगे। हम सब ने तय कर लिया है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री कानून के बल पर अपने जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करके अपने आप को पिछड़ों का मसीहा साबित कर सकता है, हम सब वो लोग इकट्ठा होंगे जो दलित माँ की कोख से पैदा हुआ और दलित की मानसिकता में पैदा हुआ, और जो पिछड़ी जाति की माँ की कोख से पैदा हुआ, वो पिछड़ी जाति की मानसिकता लेकर के पैदा हुआ, चाहे वो यादव का बेटा हो, चाहे वो सैनी का बेटा हो, चाहे कुर्मी का बेटा हो, चाहे वो किसी भी पिछड़े और अनुसूचित जाति के वर्ग के का बेटा हो। उसने तय कर लिया कि अखिलेश यादव ही ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद में बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त कर सकता है, और पिछड़े और दलित समाज के लोगों के आरक्षण को सुरक्षित रखने में सफल हो सकता है। सर, आपने पूरी बात बताई और पूरा आपने बताया विस्तार से किस तरीके से क्या क्या हुआ और किस तरीके से आप लोगों को फैसला लेना पड़ा। अब चुनाव है, बीजेपी अब दावा ये कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो काम उन्होंने पिछड़ों के लिए किया है वो 70 सालों में किसी ने नहीं किया है, और जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो परिवारवाद के लिए जा रहे हैं। नहीं, परिवारवाद के लिए तो यह दारा सिंह चौहान का कोई बेटा टिकट नहीं मांग रहा, पत्नी टिकट नहीं मांग रही, भाई टिकट नहीं मांग रहा, मेरा भाई मेरा बेटा कोई राजनीति में नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी अलबत्ता राजनीति में है, वही भारतीय जनता पार्टी में है। स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत बड़े नेता हैं, पिछड़ों दलितों के नेता हैं, और समाजवादी अगर ठीक समझेगी कि तो उनके बेटे को टिकट दे या ना दे, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि परिवारवाद के चक्कर में हमने या समाजवादी पार्टी ने, हमने या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, तो परिवारवाद तो जब कहा था, जब 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके बेटे को भी टिकट दिया गया था, जब वो नियम कहा था, ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसी शख्सियत नहीं है कि वे किसी के सामने हाथ फैलाएं टिकट के लिए। टिकट उनके घर अपने आप आएगा, जिस दल में होंगे, और हम तो हमारा क्षमता रखते हैं, चाहे वो स्वामी जी हो, मैं हूँ, दारा सिंह हो, या और जितने हम दूसरे दल से आ रहे हैं, हम इस लालच में नहीं आए कि हम किसी दल में जा कर के उसका वोट बैंक के बल पर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम खुद अपने दम पर निर्दलीय भी चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, हम दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनका काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्यार से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के टिकट के चक्कर में कहीं एक दूसरे, हमें पीड़ा है, हमें टीस है कि हमारा बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पर कुठाराघात हो रही थी, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा था, और अगर हम समय रहते न चेतते तो हमारी आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ़ न करती। हम क्योंकि समाज ने, वर्ग ने, क्षेत्र ने, जिले ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कम से कम अपने वर्ग यानी कि दलित पिछड़ों के संरक्षण की बात करें और उसी संरक्षण के तहत हम उनके आरक्षण को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम एक पिछड़े नेता के नेतृत्व में ही हम पार्टी समाजवादी पार्टी में काम करने के लिए आए हैं। और मैं आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनमत जनता देगी। क्योंकि चाहे वो 2007 में बहन मायावती जी की सरकार दलित पिछड़ों के बल पर बनी थी, चाहे वो 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की पिताजी की सरकार, नेताजी की सरकार, वो भी दलित पिछड़ों के बल पर बनी थी। और 2017 में भी पिछड़ों और दलितों ने ही पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया था और उन्होंने सरकार बनाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी को दलित पिछड़ों ने 5 वर्ष देखा है, उसका कार्यकाल किसी भी सूरत में हम लोगों की तरफ देखा नहीं गया। हमारे वर्ग के लोगों का पूरे तरीके से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और चाहे रोजगार के संबंध में हमने देखा होगा, किसी तरीके से आज बेरोजगारी इस तरह है कि बच्चों की शादियां होनी बंद हो गई हैं। चूँकि सर, इस अगर जिस तरीके से आपने पूरी बात बताई, यहाँ पर मैं एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं वो काफ़ी दिन तो धरना प्रदर्शन पे रहे, लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन दिए और लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपकी सरकार बनेगी अब समाजवादी पार्टी में, तो इन लोगों के साथ कैसे न्याय हो पाएगा? देखिए, चाहे हमारे वो शिक्षा मित्र हों या 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला हो या और जितने भी नौकरियों के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण संबंधी मामले हों, उन्हें पूरे तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी से कह करके उन्हें न्याय दिलवाया जाएगा और उन्हें पुनः इंसाफ दे करके उन्हें वापस लिया जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। देखिए, विश्वास है और पूरी जिस तरीके से मंत्री जी ने अपनी बात बताई है, ये आखिर जो पिछड़ों का वोट लेकर बीजेपी सरकार बनाई थी उनके साथ किस तरीके से धोखा हुआ, किस तरीके से पिछड़े समाज के नेताओं के साथ धोखा हुआ और किस तरीके से नेता जब धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो उनको बुला कर बात की गई है और जब उन्होंने इस तरीके की धमकी दी है तो उनके साथ भी जो उनकी बात हुई है वो दिल्ली तक भी नहीं सुनी गई है। तो इससे एक कयास लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर बीजेपी के अंदर पिछड़े समाज के लोगों के अंदर दर्द बैठा हुआ है और पिछड़े समाज के लोग बीजेपी के अंदर दुखी हैं। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और जिस तरीके से पिछड़ों का इंकलाब अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, इससे क्या होने वाला है और 2022 में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार।